एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है जीएसटी की तरफ से, इंस्ट्रक्शन नंबर 2/2022, और ये जीएसटी ने अपने ऑफिसर्स को दिया है। इसमें से क्या दिया है ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन, ये देख समझ लीजिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19। ऑफिसर्स को इन्होंने एसओपी बना के दे दिया कि जी अब आपको फाइनेंशियल ईयर 17-18 और फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो जीएसटी रिटर्न फाइल किया गया है टैक्स पेयर के द्वारा, उसका स्क्रूटनी करना है। यानी कि मैं बोलूं तो आज मैं आपको वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल नहीं कहूंगा। आज मैं आपको कहूंगा कि वेलकम आपको मैं कर रहा हूं कि 17-18 और 18-19 का अब आप 2022 में पीछे जाइए और तैयारी फिर से कर लीजिए। सारे रिकंसिलिएशन का डाटा अपने पास रख लीजिए। सारे इनवॉइसेस, सारे फाइल्स जितने भी आपके हैं उस सब को इकट्ठा कर लीजिए। आप कभी भी किसी भी समय आपको स्क्रूटनी के नोटिस डिपार्टमेंट भेज सकते हैं। रात की बात बताऊं, रात 1-1:30 बजे के आसपास एक वकील साहब ने व्हाट्सएप किया मुझे कि सर क्या अब स्कूटनी का आएगा नोटिस। में कहा कि भाई साहब अभी आप सो जाओ, हमें तो जीएसटी से मोहब्बत है तो हम जगे रहते हैं लेट तक भी। आप अभी सो जाओ वकील साहब, जब आएगा तब देखा जाएगा। 13 पेज का ये इंस्ट्रक्शन है, ये 13 पेज है। ये 13 पेज को हम अभी इम्पोर्टेंट चीज का डिस्कस करेंगे और एक एक टॉपिक पे हम बाद में डिस्कस करते जाएंगे आपको। और आप लोग अपना सवाल मुझे भेज देना 8448610923 पे। और टेलीग्राम का एक चैनल अब बना दिया हूँ, आप टेलीग्राम के चैनल को भी आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे जा करके, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जीएसटी आरपीजी टैक्स अपडेट्स करके बना हुआ है, वहाँ सर्च करके आप अपना ये जो अपना सर्कुलर आया है, इंस्ट्रक्शन आया है, वो भी मिल जाएगा। फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर दिया हो। अब सवाल आपके लिए क्या है कि अब करोगे तो क्या यार, ये तो बड़ी टेंशन की बात होगी। क्या करोगे? 2022 की तैयारी करोगे, आगे के जीएसटी का करोगे, कि अब पिछला करोगे? पिछला करो, क्योंकि 17-18 में हमारी जो सरकार थी, हमारी जो जीएसटी थी, उसमें उतनी तैयारी नहीं थी। एक तरह से रॉ था। अब रॉ होने के कारण गलतियां ज्यादा हुई है, और जब गलतियां ज्यादा हुई है तो स्क्रूटनी के केसेस ज्यादा आएंगे। अब अभी स्टार्टिंग में तो इन्होंने प्रोसीजर बताया है कि किस तरह से करना है, क्या प्रोविजन दिया है स्क्रूटनी का, ये सारी चीजें का इन्होंने डिस्कस किया है। हम अभी जो डिस्कस करेंगे, अब देखिए इसमें क्या बेस होगा सिलेक्शन ऑफ रिटर्न्स फॉर स्क्रूटनी। किस किस रिटर्न को किस किस कंपनी का स्क्रूटनी का नोटिस भेजा जाएगा, वो सारे ये प्रोसीजर इसमें इन्होंने बताया है। ये सारी चीज आप पढ़ लीजिएगा, और अगर जरूरत हुई तो हम एक एक वीडियो बनाएंगे अभी, उससे आप देखिएगा। अभी हम इनका एनेक्जर देखते हैं जिसमें इन्होंने डिस्कस किया कि आपको क्या आधार होगा, इसका बेस इन्होंने क्या लिया है। इंडिया, ये देखिए आ गया, इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स फॉर स्क्रूटनी। हाँ, ये क्या पैरामीटर होगा यार स्क्रूटनी का, बड़ी मुश्किल की बात है। चलिए, तो पैरामीटर क्या होगा, हम सबको पता है क्या पैरामीटर होना है। दवा की गलतियां तो हुई ही है उस समय, एक तो जीएसटी की जानकारी ने, और जानकारी से भी ज्यादा बात थी कि डिपार्टमेंट ने पोर्टल भी सही नहीं किया था। देखिए अभी तो पोर्टल आपको बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन 17-18 और 18-19 में ऑटो पॉपुलेट नहीं था, ऑटो आपको कैलकुलेशन करके नहीं आता था। बहुत चीजें गलतियां थी इसमें, जिसको इन्होंने, अब तो खैर बहुत चीज आ गया। सबसे पहला पैरामीटर इन्होंने लिया टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। इन्होंने क्या करेगा कि आपका कंपेयर करेंगे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। आप किस में आउटवर्ड दिखाते हो, जीएसटीआर 1 में, उसमें ये क्या करेंगे, जीरो रेटेड और नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड वाले को छोड़ देंगे। ये आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज और आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड एज डिक्लेयर्ड इन टेबल 3.1A and टेबल 3.1B respectively of form GSTR 3B may be verified with corresponding tax liability
in respect of outward taxable supplies declared in table number 4। ये जो जीएसटीआर 1 होगा, ये सारे टेबल आपका जीएसटीआर 1 का और ये सारे टेबल आपका जीएसटीआर 3B का देखेंगे। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में कंपेयर करेंगे कि आपने जो टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर किया, क्या वो जीएसटीआर 3B का आपने जमा भी किया नहीं किया। तो ये अगर आपका R1 और 3B के टैक्स लायबिलिटी का जो डिक्लेरेशन है उसमें कहीं भी गलती पाई जाएगी तो आपको स्क्रूटनी के लिए बुला लिया जाएगा। अगर आपने शॉर्ट इंडिकेशन आ गया कि भैया 3B में कुछ दिखाया और R1 में तो कुछ और था अमाउंट, तो आपको नोटिस आना ही आना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता है कि टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्स सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज पे आरसीएम पे आएगा। देखिए आरसीएम अपना क्या होता है, दो तरह का होता है, एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड होता था। रजिस्टर्ड वाले में तो इजी थी आपके लिए, आईटीसी अवेल इन टेबल 4A2 एंड टैक्स एंड टेबल 4A3 और फॉर्म जीएसटीआर 3B। अगर आपका देखो रजिस्टर्ड पर्सन वालों के लिए क्या था, दो चीज था, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड वाला तो आप 3B में ले लेते थे, जो अनरजिस्टर्ड वाला है उसमें अपने से खुद से आपको इनवॉइस बनाना पड़ता था। अब यहाँ पे अगर आपका 3B के साथ आपने मतलब कुछ भी लाइबिलिटी कुछ होना था, आरसीएम सेल्फ असेसमेंट करना होता था, अगर आपका वहां पे भी कुछ गड़बड़ हो गया कि आरसीएम होना कुछ और था, जमा कुछ और कर दिया आपने, आईटीसी आपने वहां पे कुछ क्लेम कर लिया, तो इस केस में भी आपके पास नोटिस आने की चांसेस है। आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज as available in table 3 and 5 along with the net effect of amendments thereof in table 4 and table 6 respectively from GSTR 2A। एक समस्या क्या है कि जितने भी अभी तक अमेंडमेंट हुए उसकी नजर से आपके पूरे फाइल को देखा जाएगा, पूरे रिटर्न को, और जी इसका जो है अब आपको 2A से भी रिकंसाइल किया जाएगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आरसीएम वाले में इन्होंने थर्ड नंबर पॉइंट जो कहा कि आरसीएम का जो पेमेंट होता है वो कैश में होना है, वो आपने कैश में किया कि नहीं किया, इसके लिए भी आपको 3B से देखा जाएगा और यहाँ पे भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ये सारी दिक्कतें तो देखिए आरसीएम में आने का चांसेस है, यहाँ पे नोटिस ज्यादा आने का चांस है। इस केस में थोड़ा सा लफड़ा है और खास करके अनरजिस्टर्ड वाले में। रजिस्टर्ड वाले में तो लोग ज्यादा गलतियां तो हुई हैं लेकिन कम गलतियां हुई हैं। अब अगर इनका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, तो आईटीसी जो आईएसडी वालों से आपने लिया है उसका भी रिकंसलेशन ये करेंगे जीएसटीआर 2A से। अब एक चीज सबसे बढ़िया से समझ लीजिए, जब स्टार्टिंग में 2017-18 में जीएसटी आया था तो जीएसटी में क्या कहा था, उस समय कोई लफड़ा नहीं था, 2A से रिको करिए फलना करिए था, लेकिन कम था। आप जीएसटीआर 2A से करिए। उसके बाद भी इन्होंने कहा था कि अगर आपके पास बिल है, आपने पेमेंट कर दिया, आपके पास एमआरएन वगैरह है, सब कुछ प्रूफ है, तो आप आईटीसी ले सकते हो, ये सारी चीजें थी। लेकिन अब आपको 2A से रिकंसलेशन करना था। कुछ दिन के बाद 2A वाला काम शुरू हुआ था। और एक चीज कहूँ जिसका चर्चा इसमें नहीं है, मैंने जो पढ़ा इसमें एक चर्चा इसमें नहीं किया गया है, वो आपको याद है जब हम लोग एक्साइज से ट्रान 1 वगैरह फाइल किए थे, एक्साइज से बैट से हम लोग जो आईटीसी का लिए थे, वहां पे भी हालांकि इसमें लिखा नहीं है लेकिन मुझे जो अपना आइडिया लगता है, अंदाजा है कि ये वहां पे भी क्वेरी होने की चांसेस हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है आईटीसी अवेल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर आईटीसी। देखिए इतनी जो आईटीसी की बात इन्होंने किया, उसके बाद जो बाकी और जीएसटी के आईटीसी लेने के ये सारे टेबल हैं, उन सारे टेबल का फिर से रिकंसलेशन आपको 2A से किया जाएगा। 2A से सबको मिलाया जाएगा। और खास करके इसमें ने एक लाइन और लिखा है कि देयरफॉर ओनली द सप्लाईज अगेंस्ट व्हिच देयर इज नो और एन इन कॉलम 14 एंड टेबल 3 कॉलम 16 और टेबल 4, ये सारे टेबल में ये जो नो और एन का जो
मतलब नो या एन का जो इंडिकेशन होता था, उस सब चीजों को भी देखा जाएगा। पांचवा पॉइंट इन्होंने कहा, इट मे बी वेरीफाइड दैट द टैक्सेबल वैल्यू डिक्लेयर्ड ऑन अकाउंट ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड इन टेबल नंबर 3.1A of GSTR 3B is not less than a net amount liable for TCS and TDS credit as per column 6 of table 9 of GSTR 2A। अगर TDS और TCS वालों में केस में टर्नओवर को जो आप सेल आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई किए हो और वहां पे भी अगर डिफरेंस आ जाता है कि उसने कुछ दिखाया और आपके 2A में कुछ आ रहा है और GSTR 3B में आपने कुछ ले लिया, तो वहां पर भी ये केस आपके लिए मुश्किल है, स्क्रूटनी में केस आ सकती है। तो इन सारे का ना डिटेल में मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा, पूरी पढ़ के आपको बताऊंगा क्या है। अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए मेन पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन टेबल 3.1A एंड 3.1B ऑफ GSTR 3B शुड बी वेरीफाइड विद द टैक्स लाइबिलिटी एज डिक्लेयर्ड इन यूएबी। बड़ी मुश्किल की बात हो गई। अब यहाँ पे क्या है, जीएसटी रूल में रूल नंबर 138 जो था, उसका नियम था ईवे बिल डिक्लेयर करने का। ईवे बिल का नियम उस समय जो था कि जो मैंडेट किए हुए थे शायद 50,000 के आसपास उस समय था। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीजें मिलाया जाएगा, उसके साथ ही आपको सप्लाई से भी मिलाया जाएगा, 3B से भी। देखिए ये भी एक नया पंगा आ गया आपके साथ, यहाँ आपको अब ये भी देखना पड़ेगा। तो ईवे बिल की भी तैयारी कर लीजिएगा आप सारे लोग, जितने भी इस देखिए जो व्यापारी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो बिजनेस यार अब छोड़ो, पहले जीएसटी कंसल्टेंट हायर करो एक अच्छा सा जीएसटी वाले को। और जो बिहार वार में नहीं, एक बार आपने सुना होगा एक मिनिस्टर कह रहा था कि जी मैं तो मतलब बच्चा भी जीएसटी रिटर्न फाइल कर लेगा। अब ना मतलब क्या मैं कहूँ, तेल निकल जाएगा भाई, तेल। ये जीएसटी अब उतनी जितनी आसान सोच रहे हो ना। एक नेता ने कांग्रेस का कहा था कि गब्बर सिंह टैक्स, मैं कहता हूँ गब्बर सिंह टैक्स का भी बाप है ये। देखते जाओ आगे आगे होता क्या है। नेक्स्ट आएगा क्लेम ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज फ्रॉम टैक्सपेयर हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। अल्लाह यार, ये लो अब क्या आया मजा। कुछ केस में क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चला कि मान लो कि मैं प्रकाश हूँ और एक मिस्टर जेड है। मिस्टर जेड से हमने परचेज किया, आईटीसी हमने ले लिया, चला पता चला कि मिस्टर जेड का तो लाइसेंस जो है, रजिस्ट्रेशन है, वो ही कैंसिल हो रखा है रेट्रोस्पेक्टिवली बेस पे। अब क्या करोगे, वहां पे भी अब आपको भैया फंस जाओगे और इसका भी रिकंसलेशन किया जाएगा किसके साथ, जीएसटीआर 2A के साथ। नेक्स्ट आपका है पॉइंट नंबर 8, इंपॉर्टेंट है ये भी। इनएलिजिबल आईटीसी अगर आपने किसी इनवॉइस या डेबिट नोट का सप्लायर ने किया और आपने ले लिया, क्या होता है इनएलिजिबल, ये केस तो आपने देखा ही होगा। अब क्या हुआ है कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 तो फाइल कर दिया, 3B फाइल ही नहीं किया। अब कहोगे सर जब 3B फाइल नहीं करेगा तो जीएसटीआर 1 तो होगा ही नहीं। भैया रुक जा, मत भाग इतनी तेजी से, ये रूल तो अब आया है, पहले तो 17-18 में ये सब रूल था ही नहीं। जीएसटीआर 1 भर दो, 3B मत भरो, पैसा होगा जी भर देंगे। अब ये सब रूल तो धीरे धीरे आना शुरू हुआ कि अब आप 3B नहीं फाइल करोगे तो R1 नहीं फाइल कर सकते हो। ये सब तो अब शुरू हुआ, लेकिन उस समय अगर ऐसा हुआ कि किसी ने जीएसटीआर 1 फाइल किया, अब जीएसटीआर 1 फाइल किया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2A में तुम्हारा आ जाएगा। 2A में आते ही हम क्या करते हैं कि आईटीसी ले लिया, हम कहेंगे भैया 2A में तो आ गया। अब हमें क्या पता उसने 3B फाइल किया कि नहीं। और अभी तो पोर्टल पे दिख भी रहा है कि 2A जीएसटीआर 1 फाइल हुआ कि नहीं हुआ और 3B फाइल हुआ कि नहीं हुआ, उसका डेट आता है ऑटो, मतलब अब टेबल बन के आता है पोर्टल पे। उस समय ऐसा कुछ था नहीं। अब मुझे क्या पता, मैंने जिससे माल परचेज किया 2A में मुझे दिख ही रहा है पोर्टल पे, 3B उसने फाइल किया कि नहीं, सरकार को उसने टैक्स दिया कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ
तो भैया पता करना शुरू कर दो, नहीं तो यहाँ पे भी अब स्क्रूटनी में आओगे। उसके बाद आता है वेदर जीएसटीआर 3B ऑफ अ टैक्स पेयर इज फाइल्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस डेबिट नोट एज पर सेक्शन 16(4). सेक्शन 16(4) के डेट खत्म होने के बाद अगर कोई आईटीसी लिए हो तो वहां पे भी स्क्रूटनी है। सेक्शन 16(4) का क्या था डेट? उसका डेट था कि अगर कोई फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि अभी मान लो 17-18 के केस में 31 मार्च 2018 फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो कहा गया था कि अगले फाइनेंशियल ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर इमीडिएट खत्म हुआ उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उसके सितंबर या एनुअल रिटर्न में जो भी पहले होगा वहां पे जाकर के आप आईटीसी ले लो। अगर कोई छोटा बड़ा बिल है, आपका कोई बिल छूट गया है, कोई डेबिट नोट छूट गया है, तो उसका आप एडजस्टमेंट सितंबर के 3B में एडजस्ट कर लो। अगर आपने सोचा कि अरे कौन देखता है, हम कर लेते हैं, और आपने ले लिया आईटीसी सितंबर के बाद का भी, यानी कि मोटा मोटी देखिए तो 6 महीने का था टाइम, अगर उसके बाद का भी आपने ले लिया तो अब तो बहुत सारे नियम आ गए। लेकिन 17-18 और 18-19 में तो ये एकदम यही स्ट्रिक्टली नियम था, रूल था कि आपको सितंबर में ही लेना है। व्हिच एवर इज अर्लियर, सीधा समझो ना, सितंबर, भूल जाओ अर्लियर वाला वर्ड को। ठीक है, तो ये अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं तो आईटीसी अवेल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, इंपोर्ट अगर आपने माल को किया और वो इंपोर्ट अगर आपको 2A से नहीं मिलता है तो भी वहां पे दिक्कतें होगी। क्या करेगा वो? आईसी गेट से क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। अब क्या होता है, अभी तत्काल में क्या हो रहा है कि अगर कोई बिल ऑफ एंट्री आपको जीएसटी पोर्टल पे 2B में नहीं शो करता है तो आप वहां पे सर्च में डाल देते हो, सर्च बिल ऑफ एंट्री में, और वहां से आप बेनिफिट ले लेते हो। सर्च करते हो, 20 मिनट के बाद आईसी गेट से डेटा उठा करके जीएसटी पोर्टल पे आ जाता है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय हमारे पास क्या था, सीधा सीधी कि भैया बिल ऑफ एंट्री, सारे लोग कहते थे, ये सारे कंसल्टेंट सारे के साथ, बिल ऑफ एंट्री है ना भाई? हाँ है, ले ले आईटीसी। बिल ऑफ एंट्री में तुम्हारा जीएसटी नंबर है ना मेंशन? हाँ भाई है, ले ले आईटीसी। सारे लोगों का यही फंडा। अब पता चल रहा है ना कैसे इस फंडा पे डंडा चलेगा। अभी आईसी गेट से वेरीफाई करेंगे तो आईसी गेट पे तो मिल ही जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। नेक्स्ट कहता है 11 नंबर पॉइंट की, वेदर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेड रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ रूल 42 एंड रूल 43 ऑफ द सीजीएसटी रूल। इंपॉर्टेंट 42 और 43 रूल। रूल 42 कहता था कि आपने इसमें देखो, 43 है कैपिटल गुड्स का और 42 है इनपुट का। अगर आपका कुछ पर्सनल वाला चीज इसमें जुड़ा हुआ है तो उसको क्या आपने रिटर्न आईटीसी का किया कि नहीं किया? नहीं किया तो भैया फिर से लगना है। अगर आपने कोई इनपुट या इनपुट सर्विस का रिवर्सल नहीं किया है पर्सनल वालों का, तो उस पे अब आपको फिर स्क्रूटनी में फंसोगे। उसके बाद नेक्स्ट कहता है एज पर सेक्शन 50 आपने इंटरेस्ट पे किया कि नहीं किया। अगर कोई लेट हुआ है तो उस पे जो इंटरेस्ट है, और रूल उसी के साथ सेक्शन 47 में भी कहता है कि अगर आपने लेट फी फाइल करना, लेट फी का पेमेंट था करना, वो आपने पेमेंट किया कि नहीं किया, नहीं किया तो वो भी डेट से वो लोग निकालेंगे और आपको लग जाएगा स्क्रूटनी, केस खुलेगा फिर से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, ये पूरे पोर्टल में आपने देखे होंगे कि जो पूरा ये इंस्ट्रक्शन आया है, इंस्ट्रक्शन नंबर 2/2022, इसमें एक चीज का डिस्कस कहीं नहीं था, एनुअल रिटर्न का। तो अगर किसी लोग ने मान लीजिए सारी गलतियां आपने किया, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2A में नहीं मिला डाटा, या आपने बाद में ले लिया इनपुट, जो भी किया आपने, इन सारे पाप करने के बाद अगर आपने हरिद्वार रूपी गंगा में नहा लिया, हरिद्वार गंगा कौन सा है यहाँ पे? जी, एनुअल रिटर्न। अगर एनुअल रिटर्न में आपने ठीक कर लिया है तो आप ऑफिसर को समझा सकते हो कि साहब ये बिल मैंने पूरे 1 साल तो गलत किया, क्योंकि नॉलेज नहीं थी। आपको भी तो सर नॉलेज नहीं थी, है ना? और जब नॉलेज नहीं थी तो मैंने क्या किया, जब मुझे पता चला कि जी ये गलत मैं कर रहा हूं, तो मैंने एनुअल रिटर्न में ये लो डाटा सही कर दिया। तो हो सकता है वहां पे आपको राहत मिल जाए। तो आप जीएसटीआर
99A जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है, उसके साथ सारे डाटा को मैचअप कर लीजिए और एक बार फिर से चेक कर लीजिए, इनवॉइस वगैरह सारा कुछ एकदम स्ट्रिक्ट हो जाइए। बहुत मोटा डंडा बरसने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, और आप लोगों से कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।